आज हम आपको मिलवाने वाले हैं अपने एक ऐसे गेस्ट से जिन्होंने लास्ट ईयर CUT 2023 में परफेक्ट स्कोर हासिल किया है, यानी कि 800 आउट ऑफ 800 लेकर आए हैं। तो जो बच्चे अभी CUT की तैयारी कर रहे हैं या जो तैयारी करना चाहते हैं, आपके हिसाब से क्या स्ट्रेटजी उनको फॉलो करनी चाहिए या आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे कि कैसे तैयारी करनी चाहिए? सर सबसे पहले तो मैंने रिवीजन से स्टार्ट करा, क्योंकि जो 12th में पढ़ा था उसको ब्रश अप करना ज़रूरी था। तो उसको पहले ब्रश अप करा, पूरा 1.5-2 महीने उसमें दिए। फिर उसके बाद जो भी नए कंसेप्ट थे वो उठाने के लिए मैं यूट्यूब पर गया और रिकमेंडेशन में मुझे CUT 24/7 का चैनल भी मिला। जब तैयारी कर रहे थे तो कितने घंटे पढ़ते थे करीब करीब? सर अराउंड 6 आवर्स की तो रहती थी मेरी पढ़ाई। हालांकि मेरी फ़िलॉसफी कुछ अलग रहती थी। मेरी फ़िलॉसफी ये थी कि मैं गोल सेट करता था और हर दिन गोल सेट करता था कि आज मुझे ये चीज़ें कंप्लीट करनी है। CUT सर जैसे कि एक MCQ एग्ज़ाम है, तो बहुत बच्चे ये गलती करते हैं कि वो लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ जाते हैं, फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस। आई थिंक उनकी नॉलेज होनी ज़रूरी है फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस की, बट मोर पार्ट इज़ अबाउट कि आपको बुक का टेक्स्ट कितना याद है, कितना क्लियर है आपको। सर साथ ही साथ पढ़ाई के साथ 9 साल तक मैंने प्रोफेशनल क्रिकेट भी खेला है एंड उसमें भी मैंने काफ़ी हद तक अच्छा परफॉर्म करा है, क्योंकि मैंने अंडर 16 उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का कैम्प करा हुआ है, अंडर 19 हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन का कैम्प करा है एंड जूनियर IPL में मैंने मुंबई की टीम को भी रिप्रेजेंट करा हुआ है एट नेशनल लेवल। नमस्कार दोस्तों, डेयर टू ड्रीम विद अनिल नागर में आपका स्वागत है। आज का ये एपिसोड बहुत स्पेशल है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो 11th में या 12th में पढ़ रहे हैं और अपना कैरियर इंजीनियरिंग या मेडिकल के अलावा बनाना चाहते हैं। यानी कि आप ह्यूमैनिटीज़ में पढ़ रहे हैं, ह्यूमैनिटीज़ या फिर कॉमर्स आप परसू कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि आगे क्या करना है, 12th के बाद क्या किया जाए। तो ये सेशन आपके लिए बहुत बहुत फ्रूटफुल होने वाला है। देखिए, 12th के बाद अगर आपको इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल के अलावा अगर कहीं जाना है, जैसे कि इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में जाना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU, AMU या जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया की, तो आपको एक एग्ज़ाम देना होगा CUET, जो कि एक कंबाइंड यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। पूरे इंडिया, ऑल इंडिया में कराया जाता है ये एग्ज़ाम, और इसमें जो आपका स्कोर होता है या जो आपके मार्क्स आते हैं, उसके बेसिस पे आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन देती हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि इन एग्ज़ाम में या CUT के एग्ज़ाम में कैसे एक्सेल किया जाए, कैसे रादर टॉप किया जाए। तो आज हम आपको मिलवाने वाले हैं अपने एक ऐसे गेस्ट से जिन्होंने लास्ट ईयर CUT 2023 में परफेक्ट स्कोर हासिल किया है, यानी कि 800 आउट ऑफ 800 लेकर आए हैं। जी हाँ, हमारे आज के गेस्ट हैं अप्रतिम तिवारी, और लास्ट ईयर CUT में उन्होंने 800 आउट ऑफ 800 स्कोर किया है और अभी SRCC में BCom ऑनर्स कर रहे हैं। अप्रतिम, आपका इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच सर। अप्रतिम, सबसे पहले तो यार ये बताओ, ये परफेक्ट स्कोर कैसे आता है 800 आउट ऑफ 800? मतलब मैं सोच भी नहीं सकता। इनफैक्ट मैं जब स्कूल में था, जब कोई भी एग्ज़ाम देते थे तो टीचर से बोलते थे कि यार परफेक्ट तो हम खुद ही नहीं देंगे बच्चे को, क्योंकि परफेक्ट देना इज़ लाइक कि भाई भगवान है बेसिकली। एनीवेज, हाउ आर यू फीलिंग? कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड हाउ आर यू फीलिंग आफ्टर दिस स्कोर? एंड थैंक यू वेरी मच सर। आई फील वेरी ग्रेट एंड आई फील रियली ग्रेटफुल टू गॉड, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि प्रिपरेशन हर कोई करता है, बट कहीं ना कहीं आपको जो सपोर्ट मिलता है आपकी फैमिली की वजह से, आपको जो पुश मिलता है उनकी वजह से, वो एक बहुत ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि जब आप बच्चा पढ़ रहा होता है तब बच्चे के साथ साथ पूरी फैमिली भी पढ़ रही होती है, क्योंकि पूरी फैमिली का उसमें रोल होता है। अपने तुम्हारा थोड़े जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। आपकी जर्नी कैसी रही? आप कहाँ से आते हैं? फैमिली में कौन कौन है? सर मैं बेसिकली लखनऊ से आता हूँ एंड मेरी फैमिली में मेरे मॉम, डैड, मेरे बड़े भाई एंड मेरी सिस्टर इन लॉ एंड मैं, हम 5 लोग हैं। एंड मैं बेसिकली पला बड़ा लखनऊ में ही हूँ एंड क्लास 10 तक मैंने लखनऊ से ही पढ़ाई करी है। आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? मेरी मम्मी रिटायर्ड फिजिक्स लेक्चरर हैं। शी हैज़ टॉट फिजिक्स टू 11th एंड 12th फॉर 32 ईयर्स एंड मेरे पापा एक होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। वेरी नाइस। तो आप स्कूलिंग का बता रहे थे, आप स्कूलिंग लखनऊ से ही की है? हाँ जी, 10th तक मैंने स्कूलिंग लखनऊ से ही करी है एंड 11th-12th की स्कूलिंग फिर मैंने बाहर से करी थी। ओके। और जब आप स्कूल में थे, जब स्कूल की पढ़ाई कर रहे थे, तो भी आप ऐसे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते थे, टॉपर्स में होते थे?
सर शुरू से बात करूँ तो बचपने के टाइम पे पढ़ाई से भागता था, बट मम्मी पापा ने मार मार के पढ़ाया है एंड आदत डलाई है पढ़ाई की, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं पढूं और मन लगा करके पढूं, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं होलिस्टिक डेवलपमेंट भी होता है। तो शुरू में तो उतना अच्छा नहीं था, बट देन उसके बाद आदत लगने लगी और फिर खुद ही मज़ा आने लगा पढ़ाई करने में। तो अपने आप ही फिर स्कोर्स अपने जैसे जैसे क्लासेस में आगे बढ़ता गया तो स्कोर्स अपने आप अच्छे होने लगे, और 10 तक आते आते भी स्कोर अच्छा हुआ, फिर 12th में और अच्छा हुआ, एंड देन CUT में 10th में कितने परसेंट मार्क्स आए थे? 94%। 94%। सीबीएसई बोर्ड? ICSE बोर्ड। आईसीएसई बोर्ड, ओके। और जब आप स्कूलिंग कर रहे थे तो स्पोर्ट्स वगैरह में भी और भी आपके कुछ इंटरेस्ट होते थे? सर साथ ही साथ पढ़ाई के साथ 9 साल तक मैंने प्रोफेशनल क्रिकेट भी खेला है, वाह। एंड उसमें भी मैंने काफ़ी हद तक अच्छा परफॉर्म करा है, क्योंकि मैंने अंडर 16 उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का कैंप करा हुआ है, वाह। अंडर 19 हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन का कैंप करा है, एंड जूनियर IPL में मैंने मुंबई की टीम को भी रिप्रेजेंट करा हुआ है एट अ नेशनल लेवल। एंड उसके साथ साथ सर मैंने स्टेट कैंप्स, IPL प्लेयर्स सबके साथ में प्रैक्टिस करी हुई है, मैचेस खेले हुए हैं, तो वो भी एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था, क्योंकि उनके साथ खेलने के बाद भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपको, नॉट जस्ट अबाउट द गेम बट ऑल्सो अबाउट द लाइफ। तो जनरली स्पीकिंग मैंने देखा है कुछ बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं, कुछ एकेडमिकली अच्छे होते हैं। आप मुझे कह रहे हो कि आपने स्पोर्ट्स में भी इतने बड़े लेवल पे जाके खेला है क्रिकेट, राइट? विच रिक्वायर्ड लॉट ऑफ टाइम, एफर्ट, एनर्जी। इन ए वे इट्स अपने आप में वो बड़ी चीज़ है एक, राइट? और इधर आप बोल रहे हो कि स्कूल में भी आपके 94% मार्क्स आए 10th में, तो दोनों चीज़ें आप कैसे मैनेज की आपने? सर क्रिकेट का अगर बात करें सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरा पैशन था, एंड जो काम को हम इंजॉय करते हैं वहाँ पर कोई स्ट्रगल नहीं होता। जैसा कि एक मैंने विराट कोहली का भी इंटरव्यू सुना था, उन्होंने कहा था कि मैं अगर डेली मेहनत कर रहा हूँ तो लोग मुझे कहते हैं कि मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ या बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बट उनको वो मेहनत मेहनत नहीं लगती, क्योंकि ही इन्जॉयज़ वॉट ही डज़। तो मुझे भी ऐसा था, क्रिकेट में जो भी मैं कर रहा था मैं उसको इन्जॉय कर रहा था। और साथ ही साथ पढ़ाई की बात करूँ तो वो कहीं ना कहीं मैं सच कहूँ तो अपने पेरेंट्स के लिए भी कर रहा था, क्योंकि उनको चाहिए था कि मैं एक सिक्योर प्लान बी बना करके चलूँ, क्योंकि क्रिकेट में अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए पढ़ाई की आदत भी मुझे डलवाई गई, और दूसरी चीज़ मुझे कहीं ना कहीं ये भी था कि मुझे अपने पेरेंट्स के लिए ये चीज़ करनी है, ताकि उनको भी एक अश्योरेंस मिला रहे कि मेरा फ्यूचर सिक्योर है और उनको कोई टेंशन ना हो आगे जा करके। ओके। और ये कॉमर्स वाला फील्ड आपने क्यों चूज़ किया? ये कहाँ पे आपके दिमाग में आया कॉमर्स लेना है? सर फर्स्ट ऑफ ऑल साइंस में थोड़ा सा मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री से प्रॉब्लम हुआ करती थी, और दूसरी चीज़ सर क्योंकि क्रिकेट खेल रहा था तो ज़्यादा टाइम डिवोट कर नहीं पाता था कि मैं JEE नीट जैसे आगे जा करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे पाऊँ। तो इसके लिए मेरा इंटरेस्ट भी था, मुझे बिजनेस स्टडीज़ और अकाउंटेंसी जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ने में मज़ा भी आता था, और साथ ही साथ फैमिली का भी सपोर्ट, जैसा मैंने बताया पापा बहुत ही ओपन माइंडेड थे, कि उनको था कि अगर आप खुश हो उस चीज़ में और आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो तो ज़रूर आपको वो काम करना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने मुझे कॉमर्स लेने को अलाउ करा। ओके। और CUT कब सोचा आपने कि मुझे CUT का एग्ज़ाम निकालना है? सर आफ्टर माय फाइनल अंडर 19 क्रिकेटिंग ईयर, जहाँ पर मेरे साथ कुछ अंडर द टेबल करप्शन वाली चीज़ें हुई थी, जिसकी वजह से मैं टीम में सेलेक्ट होके भी नहीं सेलेक्ट हो पाया था। उसके बाद जब मेरा एकदम हार्ट ब्रेक हुआ था, उसके बाद जब मैं वापस आया था अपने शहर लखनऊ, और तब मैं सोच रहा था कि अब यहाँ से क्या करा जाए, तब मेरे बड़े भाई केम इनटू द पिक्चर। उन्होंने कहा कि एक अच्छा कॉलेज सिक्योर कर लेते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का, एंड उसके बाद अगर क्रिकेट खेलना होगा तो आगे खेल लेंगे, बट अभी फ्यूचर सिक्योर करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके बाद उन्होंने मुझे कहा था कि एक बार CUT दे लो, कोई नॉर्थ कैंपस के अच्छे कॉलेज में लैंड कर जाओ जहाँ से एक अच्छी प्लेसमेंट भी लगती हो, उसके बाद अगर क्रिकेट खेलना हो तो कर सकते हैं। तो इसलिए फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, एक प्लान बी को सॉलिडिफाई करने के लिए मेरा प्लान था कि मैं CUT देता हूँ। तो जब आपने तैयारी शुरू की तो उस टाइम आपके दिमाग में कोई कॉलेज था कि यार इस कॉलेज में जाना है बस? उस टाइम पे तो नहीं, बट हाँ ज़रूर सर 2 महीने के तैयारी शुरू करने के 2 महीने के अंदर अंदर जब मैंने थोड़ा रिसर्च करा कॉलेजेस के बारे में, तब मुझे पता चला श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के बारे में, कि कितना भव्य कॉलेज है ये, यहाँ पर कि एलुमनाई नेटवर्क कितना स्ट्रॉन्ग है, प्लेसमेंट्स तो पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी में वन ऑफ द बेस्ट हैं, और बहुत ही रिच कल्चर है इस कॉलेज का। 1926 में इस्टेब्लिश हुआ था, 100 साल पूरे होने वाले हैं। तो मुझे लगा था कि कहीं ना कहीं अगर नंबर 1 कॉमर्स कॉलेज है एशिया का तो किसी कारण से ही होगा, तो मुझे लगता था कि हाँ अगर जाना है तो इस कॉलेज में जाना है। और वहीं पहुंच गया। वेरी नाइस। ठीक है। तो जब तैयारी शुरू की आपने, हाउ यू वेंट अबाउट योर प्रिपरेशन? मीन्स जिस दिन थॉट आया कि यार CUT करना है, क्लियरिटी आ गई, लेकिन अब CUT ऐसा है कि लोगों को पता नहीं है, समझ में नहीं आता कि यार कहाँ जाएं, कहाँ से करें, कैसे करें, तो आपने कैसे उसको टैकल किया?
सर सबसे पहले तो 12th क्योंकि कर रखा था एंड सिलेबस को रिलेट कर रहा था थोड़ा बहुत, तो मैंने कहा जो चीज़ें मुझे आती हैं उसको पहले रिवाइज़ कर लेते हैं, फिर नई चीज़ों के लिए हम यूट्यूब पर जाएंगे। तो सर सबसे पहले तो मैंने रिवीजन से स्टार्ट करा, क्योंकि जो 12th में पढ़ा था उसको ब्रश अप करना ज़रूरी था। तो उसको पहले ब्रश अप करा, पूरा 1 डेढ़ 2 महीने उसमें दिए। फिर उसके बाद जो भी नए कंसेप्ट थे वो उठाने के लिए मैं यूट्यूब पर गया, और रिकमेंडेशन में मुझे CUET 24/7 का चैनल भी मिला, एंड उसके थ्रू फिर मैंने ऑनलाइन ही पढ़ाई करी थी CUET के लिए। एंड वहाँ से उसके बाद सर कंसिस्टेंटली रोज़ एक गोल सेट था कि इतने घंटे पढ़ाई करनी है या ये टॉपिक्स कवर करने हैं। इतना करने के बाद आई थिंक मेरे को खुद को भी सेटिस्फेक्शन होता था कि मैं अपने गोल की तरफ काम कर रहा हूँ। एंड मुझे ऐसा लगता था कि मुझे ज़्यादातर फोकस अपना प्रोसेस पे रखना है, ना कि एंड रिजल्ट पे कि मेरा सिलेक्शन होता है या नहीं होता है, क्योंकि वो कर्म और ऊपर वाले के हाथ में होता है। रादर देन अगर हम प्रोसेस पे फोकस करें तो ज़्यादा बेटर रहता है। ओके। जब तैयारी कर रहे थे तो कितने घंटे पढ़ते थे करीब करीब? सर अराउंड 6 आवर्स की तो रहती थी मेरी पढ़ाई। हालांकि मेरी फ़िलॉसफ़ी कुछ अलग रहती थी। मेरी फ़िलॉसफ़ी ये थी कि मैं गोल सेट करता था, और हर दिन गोल सेट करता था कि आज मुझे ये चीज़ें कंप्लीट करनी है। अब उसमें रफली मेरे को 5 से 6 घंटे लगते थे, क्योंकि मैं जनरली टाइमर लगा करके या टाइम गिन के पढ़ने में बिलीव नहीं करता। मैं इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि अगर हम जो गोल सेट कर रहे हैं दिन के, और हम उनको पूरा कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बच्चे क्या करते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं एंड वो टाइम चलते रहता है, बट फिर भी वो सोचते हैं कि हमने आज काफ़ी पढ़ाई करी क्योंकि हमने इतने घंटे पढ़ाई करी। बट मैटर वो करता है कि आप कितने घंटे की क्वालिटी पढ़ाई कर रहे हैं और आप कितना रिटेन कर पा रहे हैं, वो ज़्यादा मैटर करता है। इस वजह से सर मैं इस चीज़ में बिलीव करता था कि अगर मैं कोई गोल सेट कर रहा हूँ आज के लिए कि मुझे इतने चैप्टर करने हैं और इसके इतने क्वेश्चंस करने ही करने हैं, तो उतने क्वेश्चंस करने के बाद ही मेरा दिन ख़त्म होता था, और उतना करने में मुझे तकरीबन रोज़ के 6 से 7 घंटे लग जाते थे। ओके। सबसे डिफिकल्ट कौन सा सब्जेक्ट लगता था आपको तैयारी के टाइम? सर हर कॉमर्स स्टूडेंट शायद यहाँ पर एग्री भी करेगा मेरे साथ, अकाउंटेंसी इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स फॉर एनी कॉमर्स स्टूडेंट। तो कैसे टैकल किया आपने? अकाउंटेंसी सर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, एंड लाइक मैथमेटिक्स अकाउंटेंसी में भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता रहती है, क्योंकि आप बच्चे क्या करते हैं, थ्योरी पढ़ ली, कंसेप्ट समझ लिया, एक क्वेश्चन कर लिया, 2 क्वेश्चन कर लिया, दैट इज़ नॉट इनफ, क्योंकि क्वेश्चंस में क्या होता है, कई बार को वैराइटीज़ आती हैं। एंड CUET जैसे एग्जाम में क्या होता है कि अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, उसके बाद भी आपको प्रैक्टिस करने की अकाउंटेंसी जैसे सब्जेक्ट में ज़्यादा ज़रूरत रहती है, क्योंकि क्वेश्चंस कई बार को छोटी छोटी जगहों पर ट्विस्ट हो जाते हैं। तो आप जितनी तरीके के वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा। तो उसके लिए मैं यूट्यूब पर जाकर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखता था, और बुक के पीछे के क्वेश्चंस लगाना, और जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस मिल सकते थे मुझे, वहाँ से क्वेश्चंस बटोर करके उनकी प्रैक्टिस करता था अकाउंटेंसी के लिए। तो प्रैक्टिस पे फोकस किया आपने वैसे, खूब सारे क्वेश्चंस। खूब सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी। ओके। और सबसे इजी क्या रहा आपका सब्जेक्ट? आई वुड से बिजनेस स्टडीज़, क्योंकि वो मेरा इंटरेस्ट भी था, और जहाँ इंटरेस्ट होता है वो चीज़ फिर मज़ा आने लगता है। तो बिजनेस स्टडीज़ काफ़ी इजी था, क्योंकि मैनेजमेंट इज़ समथिंग जो कि मुझे काफ़ी एक्साइटिंग भी लगता है। तो बिजनेस स्टडीज़ वो समथिंग जो कि मेरे लिए काफ़ी इजी था। ओके। एंड अड्डा प्लेटफॉर्म पे आपने क्या कोर्सेज लिए, या फिर इवन इन टर्म्स ऑफ टीचर्स, किसकी टीचर से आप पढ़े? कोर्सेज़ की बात करें सर, तो इंग्लिश और जनरल टेस्ट का मेनली मेरा कोर्स था, और बाकी डोमेन के लिए मैंने मॉक टेस्ट सीरीज़ ली थी। ओके। एंड टीचर्स में रुबैका मैम से मैंने इंग्लिश पढ़ी थी। एंड बाकी जनरल टेस्ट के लिए लाइक करंट अफेयर्स में मैं थोड़ा वीक हूँ, तो उसके लिए वैशाली मैम से मैंने हेल्प ली थी। एंड अकाउंटेंसी जैसा मैंने बताया, आमन सर ने काफ़ी, और बेस्ट पार्ट अड्डा भी यही थी कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जाती थी। काफ़ी सारी प्लेलिस्ट थी जहाँ पर हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलते थे, जबकि CUET काफ़ी एक नया, रिलेटिवली नया एग्ज़ाम था। बाकी जगहों पर जहाँ पर बच्चों को काफ़ी ज़्यादा, मतलब ऑफलाइन ट्यूशन्स की भी अगर मैं बात करूँ, तो बच्चों को उतना ज़्यादा क्वेश्चंस प्रोवाइड कर ही नहीं पा रहे थे लोग। बट यहाँ पर हर जगह से क्वेश्चंस एक्सट्रैक्ट करे गए प्रीवियस ईयर के, और अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस बनाए गए। तो इन सब टीचर्स और इन सब कोर्सेज के थ्रू और प्लेलिस्ट के थ्रू काफ़ी हेल्प हुई मेरे को प्रिपरेशन करने में। ओके। तो जो बच्चे अभी CUET की तैयारी कर रहे हैं या जो तैयारी करना चाहते हैं, आपके हिसाब से क्या स्ट्रेटजी उनको फॉलो करनी चाहिए, या आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे कि कैसे तैयारी करनी चाहिए? CUET सर जैसे कि एक MCQ एग्ज़ाम है, तो बहुत बच्चे ये गलती करते हैं कि वो लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ जाते हैं, फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस। आई थिंक उनकी नॉलेज होनी ज़रूरी है फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस की, बट मोर पार्ट इज़ अबाउट कि आपको बुक का टेक्स्ट कितना याद है, कितना क्लियर है आपको। क्योंकि अगर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स की मैं अपने डोमेन में बात करूँ, जैसे कि इकोनॉमिक्स हो गया या बिजनेस स्टडीज़, तो वहाँ पर डायरेक्ट NCERT जैसे बुक से क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि बुक में कहाँ पर क्या लिखा है और उसका क्या मीनिंग है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। क्योंकि मेनली मुझे ऐसा लगता है कि CUET इज़ अ कंसेप्ट बेस्ड एग्जाम। जितना आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा, आप उतना अच्छा कर सकते हैं, रादर देन अगर हम ज़्यादातर चीज़ें रट करके चले जाएंगे, तो एंड में एग्जाम के प्रेशर में हर इंसान, एक नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है कि वो
वो भूल जाता है। बट जिनका जिनका कंसेप्ट क्लियर रहा है CUT में, उन्होंने हमेशा अच्छा ही करा है। तो ज़्यादातर फोकस कंसेप्चुअल क्लैरिटी और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की बात करें तो प्रैक्टिस, जैसा मैंने बोला, उस पर अगर फोकस करेंगे। और ज़्यादातर बच्चे ये भी सोचते हैं कि कॉलेज नहीं हुआ तो क्या हुआ, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर लेते हैं, जो कि मैंने भी काफ़ी बच्चों को गाइड करा है इस आने वाले इस साल में 2024 में। तो बहुत बच्चे रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाते हैं और प्रोसेस को भूल जाते हैं। तो बस कंसेप्ट पे फोकस करके और खूब सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, प्रीवियस ईयर भी और नए नए क्वेश्चंस, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, CUT हो जाएगा। कई बार बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं और बीच में कोई टेस्ट दिया, टेस्ट में कम स्कोर आ गया तो डिमोटिवेट हो जाते हैं, या फिर कई बार बच्चों को लगता है कि यार मेरे तो 10th में भी अच्छे मार्क्स नहीं आए, 12th में भी नहीं आए, मैं CUT कैसे करूँगा, मेरे लिए तो बड़ा डिफिकल्ट है। इसके लिए सर सबसे पहले मुझे लगता है आपको एग्जाम्पल्स चेकआउट करने चाहिए, क्योंकि SRCC में जहाँ मैं पढ़ रहा हूँ वहाँ पर ऐसे बच्चे भी हैं जिनके 12th में 75%, 76%, 80% ऐसे मार्क्स भी आए हैं, जो कि बहुत 90 टचिंग नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके 12th में मार्क्स नहीं आए या 10th में मार्क्स नहीं आए तो आप कर नहीं सकते हैं। अगर दूसरों ने करा हुआ है तो आप भी कर सकते हैं। एंड दूसरी चीज़, अगर हम बात करें मॉक टेस्ट सीरीज़ की, कि एक चीज़ सबसे पहली होती है कि सर मॉक टेस्ट अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन बनाता है तो यही सोच करके बनाता है कि एक लेवल ऊपर की तैयारी कराई जाती है किसी भी बच्चे को, ताकि जब वो एग्ज़ाम में बैठे तो नीचे के क्वेश्चंस की तैयारी तो उसकी हो ही रखी हो। तो मॉक टेस्ट में सर अगर मैं अपनी खुद की बात भी करूँ तो मेरा भी बहुत अच्छा स्कोर एट टाइम्स नहीं आया करता था। बट मुझे यही लगता था कि ठीक है, इस पे हमें मतलब दुख मनाने से अच्छा ये रहेगा कि हम देखें कि हम कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, उस चीज़ को नोट डाउन करें, उसकी वापस से जा करके प्रैक्टिस करें। क्योंकि गलतियाँ अगर हम प्रैक्टिस में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, रादर देन अगर हम फाइनल एग्ज़ाम में करेंगे। तो यही मेरा सर माइंडसेट था कि मुझे ये देखना है कि मैं कहाँ गलतियाँ कर रहा हूँ, उसको नोट डाउन करा, उस सब्जेक्ट की बुक उठाई, उसको कॉन्सेप्ट को फिर से पढ़ा, फिर से उस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करा एंड देन फिर से मॉक टेस्ट दिया। अगर वो गलतियाँ रिपीट हो रही हैं तो फिर तो वो दिक्कत की बात है। अगर गलतियाँ रिपीट नहीं हो रही हैं तो वो दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि गलतियाँ तो हर इंसान करता है, गलतियों से सीखना हमारा काम है। हम्म। और एक चीज़ और बताइए, जब CUT का हम फॉर्म भरते हैं तो हमें चूज़ करना होता है कि हम कौन कौन से एग्ज़ाम उसमें देना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपकी अप्रोच क्या थी, आपने कौन से एग्ज़ाम चूज़ किया, जनरली आप क्या सजेस्ट करेंगे बच्चों को? सर जनरली मैंने जो चार चार मेन मेरे सब्जेक्ट्स थे वो इंग्लिश, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ एंड इकोनॉमिक्स थे। एंड साथ में सर मैंने जनरल टेस्ट भी दिया था, क्योंकि ज़्यादातर DU के बाहर की यूनिवर्सिटीज़, अगर हम कॉमर्स कोर्सेज़ की बात करें, तो दे आर एक्सेप्टिंग जनरल टेस्ट एज अ कंपलसरी। तो जनरल टेस्ट और जनरल टेस्ट देने में कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि एक ऐसा एग्ज़ाम है कि अगर हम UPSC की भी बात करें या फिर कैट की बात करें तो रीजनिंग है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, जनरल नॉलेज है, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। तो अगर आप इस चीज़ की अभी से थोड़ी सी हैबिचुअल होने लगते हैं आप, तो कोई बुराई नहीं है इस चीज़ को देने में। अगर आप दिन के 1 घंटे भी रोज़ जनरल टेस्ट की तैयारी के लिए निकाल पा रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर हम 1 घंटा अपने लेजर एक्टिविटी में कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए टाइम कट आउट करके GT के लिए निकाल करके दे दें, तो ठीक है। अगर स्कोर ख़राब भी आया तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको सीखने को ही मिलता है एट द एंड ऑफ द डे। तो मैंने यही 5 एग्ज़ाम्स दिए थे। एक और क्वेरी आती है मेरे पास बहुत सारे बच्चों की कि कोई यूपी बोर्ड का बच्चा है या राजस्थान बोर्ड का बच्चा है, तो वो बोलते हैं कि नहीं, CUT में तो CBSE वालों का ही सिलेक्शन होता है। तो वो थोड़े डिस्करेज हो जाते हैं कि यार ये एग्ज़ाम दें ना दें, कंफ्यूज रहते हैं। आपका क्या व्यू है कि डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड्स के बच्चे, कितने बच्चों का सिलेक्शन होता है, कि क्या क्या उनके लिए भी इक्वल अपॉर्चुनिटी है? डेफिनेटली सर, क्योंकि मैं खुद भी 10th ICSE बोर्ड से करा हुआ है मैंने, एंड 11th 12th भी CBSE बोर्ड से करा हुआ है। एंड ज़्यादा स्कूल गया नहीं मैं 11th 12th में भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि सिलेक्शन सबका हो सकता है, क्योंकि CBSE बोर्ड वालों को थोड़ा एज ज़रूर मिलता हो, बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम ICSE वालों को कह सकते हैं कि आपका, या UP बोर्ड वालों को कहें कि आपका एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं हो सकता। क्योंकि जितना भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वो सब NCERT बुक से आते हैं। बुक्स एकदम प्रिस्क्राइब्ड हैं कि इन बुक्स को पढ़ लोगे आप तो मोर और लेस आप एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो जब हमें बुक्स पता है, हमें सिलेबस हमें प्रॉपरली रिटन फॉर्मेट में NTA देता है, तो आई थिंक ये कहना कि हम किसी और UP बोर्ड से हैं या ऐसा कुछ, क्योंकि प्रिपरेशन के लिए भी हमें प्रॉपर टाइम मिलता है। तो अगर हम देखें तो UP बोर्ड वाले भी उन प्रिस्क्राइब्ड बुक्स को पढ़ करके या फिर उस प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस को देख करके एग्ज़ाम आराम से दे सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिर्फ CBSE वालों का सिलेक्शन होता है। ओके, ओके, ठीक है। अब ये बताइए कि अब तो आप SRCC में हैं, सो हाउ इज़ लाइफ नाउ? सर लाइफ की बात करें तो इट इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग एंड इट्स एन ऑनर टू बी देयर, क्योंकि इतना बड़ा कॉलेज, इतना प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है, एंड वहाँ पर जाना एक मेरा ड्रीम कॉलेज टाइप का था SRCC। तो वहाँ पर जाना एक बहुत ही ऑनर की बात है। एंड वहाँ पर पहुँचने के बाद भी एक बहुत अच्छी चीज़ जो मुझे सीखने को मिली
कि लाइफ नेवर स्टॉप्स एंड लर्निंग नेवर स्टॉप्स, लर्निंग इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। तो वहाँ पर पहुँचने के बाद मुझे पता चला कि अगर अच्छा कॉलेज मिल भी गया है, मैं परफेक्ट स्कोर लेकर के भी आ गया हूँ, तब भी जिसके 790 आए हैं या जिसके 770 आए हैं वो भी मेरे साथ ही पढ़ रहे हैं। एंड अब यहाँ से वो मैटर नहीं करता कि जो हम पीछे कर करके आए हैं, अब वो मैटर करता है कि अब हम क्या करते हैं। तो मेहनत अभी भी करनी है एंड स्किल्स पे काम करना है, अब स्किल करना है खुद को, दूसरे दूसरे कोर्सेज भी करने हैं, कॉलेज की पढ़ाई भी है, बाकी सोसाइटी के काम भी होते हैं। तो हर चीज़ में आपको कैसे मल्टीटास्किंग बनना है एंड एट द सेम टाइम कैसे टाइम मैनेज करना, प्रोडक्टिविटी कैसे एनहांस करनी है, तो ये सब चीज़ें सीखने को बहुत मिलती हैं। ये तो पढ़ाई कितनी करनी होती है। सब लोग कहते हैं कि यार ये एग्ज़ाम क्लियर कर लो फिर लाइफ सेट है। लेकिन ये वहाँ जाके पता लगता है कि नहीं है, जैसे आपने भी बोला ये एक स्पॉइलर अलर्ट है। लाइफ सेट नहीं होती है क्योंकि सर पढ़ाई अभी तो कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है? अभी भी सर उतनी ही पढ़ाई कर रहा हूँ जितनी मैं 11th-12th में करता था, क्योंकि सिलेबस की बात करें तो उतना ही है और सेमेस्टर का टाइम कम है। अभी तो मैं 1 साल मिलता था 11th-12th में, अब सेमेस्टर 6 महीने का होता है 6 महीने रफली, में। तो ओके, ज़्यादा पढ़ाई ही करनी पड़ती है। ओके। आगे क्या प्लान्स हैं प्रीतम, आगे क्या सोच रहे हो? सर करंटली तो अभी मैं डिस्कवरी कर रहा हूँ, बट एट द बैक ऑफ माई माइंड मेरे पास एक MBA करने का प्लान है, कैट दे करके IIM से MBA करने का प्लान है। वेरी गुड। एंड आफ्टर एमबीए probably startup, प्रॉबेबली। probably startup. ओके, नाइस। बहुत अच्छा लगा प्रीतम आपसे बात करके एंड वेरी इंस्पायरिंग। आपने एंड आई एम रियली स्टिल अमेज्ड कि स्पोर्ट्स के साथ साथ आपने एकेडमिक को कैसे बैलेंस किया, बिकॉज घर में तो यही बोला जाता है कि ये सब स्पोर्ट छोड़ के पढ़ाई फोकस करो, एक ही चीज़ चूज़ कर लो, बट यू डिड वेल इन बोथ ऑफ देम, so that's really nice. So congratulations once again and Thank you thank you very so much. much for coming here. Thanks so much. Thank you.